सभी भाई बहनों को नमन वंदन। आज हम एक बहुत ज्वलंत मुद्दा लेकर के आए हैं पलायन के प्रमुख कारणों में। पहले हम पानी और सड़क पर बातचीत कर चुके हैं। आज जो सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है पलायन के कारणों में जो है, उत्तराखंड के अंतर्गत पहाड़ी इलाकों में और हिमाचल अन्य प्रदेशों के अंतर्गत जहाँ की जीवन जीने की स्थितियाँ काफ़ी कठिन भी होती हैं और कठिन बन गई हैं, समय के साथ और कठिन बन गई हैं पानी की कमी से, दूसरी कमियों से। तो ये जो शिक्षा वाला जो मुद्दा है, ये पलायन के एक बहुत बड़े कारणों में से एक कारण ये बना। शिक्षा के बारे में ये कहा गया, नेल्सन मंडेला के द्वारा जैसे कहा गया है, वो आप लोगों को, अधिकतर लोगों को पता भी होगा कि शिक्षा वो हथियार है जिसके द्वारा एक नए समाज का निर्माण किया जा सकता है, दुनिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। और शिक्षा के द्वारा एक नए मनुष्य का निर्माण किया जा सकता है, एक नए समाज का निर्माण किया जा सकता है, एक नए राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, एक नए विश्व का निर्माण किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य के अलावा अन्य लोग तो शिक्षा प्राप्त करते नहीं है, जीव जंतु जो हैं उनको थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दिया जा सकता है, सर्कस के लायक बनाने के लिए या अन्य पालतू बना करके कुछ प्रशिक्षण दे दिया जाता है। लेकिन जो विधिवत शिक्षा जो मनुष्य प्राप्त करता है वो अन्य जीव जंतुओं के लिए दुर्लभ होता है, केवल मनुष्य के लिए। और ये शिक्षा जो है, शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, नहीं तो वो तो बन मानुष ही बना रहेगा बिना शिक्षा के, ये कहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो माइंड का होता है। उस माइंड के कारण ही शायद मनुष्य शब्द निकला है, मन से मनुष्य शब्द निकला है। फिजिकली तो मनुष्य जो है जीव जंतु से कमज़ोर ही पड़ता है, ना वो चिड़िया की तरह उड़ सकता है, ना वो शेर और बाघ की तरह उसके अंदर स्टेमिना होता है, न वो उतनी तेज़ी से घोड़े की तरह दौड़ सकता है, कुत्ते की तरह या खरगोश की तरह दौड़ सकता है, न वो मछली की तरह तैर सकता है। केवल शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, माइंड ही एक ऐसी चीज़ है, और माइंड कार्य करता है केवल शिक्षा के द्वारा। बेहतर शिक्षा तो बेहतर माइंड, ऐसा कह सकते हैं। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए और अन्य मनीषी हुए, विद्वान हुए, वो कैसे हुए? अगर उनको शिक्षा नहीं मिलती तब क्या वो वैज्ञानिक बन पाते? तब क्या वो, है ना, वैज्ञानिक बनते भी तो पूरी ज़िंदगी लग जाती है, बड़ी मुश्किल से तब जा कर के छुट कोई आविष्कार कर पाते। शिक्षा के माध्यम से ही जो है आज हम एक वैज्ञानिक की पहुँच, इंजीनियरों की पहुँच, डॉक्टरों की पहुँच खड़ी कर पाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी तैयार कर पाते हैं, और भी बहुत उच्च स्तर के लोग, विद्वानों को तैयार कर पाते हैं। शिक्षा ही वो है। शिक्षा ही वो चीज़ है, जो भी देश स्वतंत्र हुए, चाहे क्यूबा देश है, अन्य है, क्यूबा देश था, उन्होंने पहला टारगेट ये रखा कि हमने अगर क्यूबा देश को अच्छा बनाना है तो बहुत उच्च स्तर की शिक्षा देनी है। पाश्चात्य देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, अमेरिका या अन्य लोग हैं, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो वहाँ पर यही सोचा गया सबसे पहले कि यहाँ की शिक्षा को बहुत उच्च स्तर का बनाना है। नागरिकों को जब उच्च स्तर की शिक्षा मिलेगी तभी जा करके वो देश विकसित देश बन पाएगा, डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। तो आज की डेट में अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है और अच्छे कॉलेजों की बात होती है तो फिर अमेरिका, इंग्लैंड और इनकी चर्चा, हम चाइना भी पीछे नहीं है, उनकी बात होती है। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात होती है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात होती है, और अन्य भी जो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी जो हैं। और इधर आप इंग्लैंड की बात करते हैं तो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड आदि की बात होती है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ को लोग, अधिकतर हमारे इंडिया के लोग भी जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, वो लोग इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको बहुत उच्च स्तर का बनाया गया। हमारे देश में भी उच्च स्तर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है देखा जाए तो, पॉपुलेशन के हिसाब से तो बहुत बड़ा देश है अमेरिका, इंग्लैंड की तुलना में। उसके और शिक्षा जो दी जाती है वो जनता को दी जाती है। तो अगर जनता की संख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में उच्च स्तरीय विश्वविद्यालयों की अधिक आवश्यकता है, और उसके बिना जो है भारत को हम विकसित देशों की श्रेणी में शामिल, जैसी शिक्षा अभी है हमारे देश में,
जिस तरीके काफ़ी काम उस क्षेत्र में हुआ है और उसके बदौलत हम जो है फिर भी दुनिया के विकसित देशों से टक्कर लेने में सक्षम हो रहे हैं। लेकिन अभी ये 1/10 भी नहीं हुआ है। 10% कार्य भी जिस जैसा शिक्षा को बनाया जाना चाहिए, बनना चाहिए, उसमें अभी 10% कार्य भी नहीं हो पाया। कई यूनिवर्सिटीज़ का स्तर तो बहुत ही निम्न स्तर का है। उसको हम विकसित राष्ट्र के स्तर का कैसे कहेंगे? विकासशील राष्ट्र के स्तर का भी नहीं है कहना चाहिए। कई यूनिवर्सिटीज़ का स्तर, कई कॉलेजों का स्तर जो है वो राष्ट्रीय क्या प्रदेश स्तर का भी नहीं है, जिला स्तर का भी नहीं है। स्कूल कॉलेजों की बात हो, इंटर कॉलेज की बात हो, हाई स्कूल स्तर की बात हो, फिर नेशनल इंटरनेशनल की बात। तो फिर अगर किसी नागरिक को नेशनल इंटरनेशनल स्तर का बनाना है तो उसको शिक्षा भी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर की देनी पड़ेगी। आइए थोड़ा सा पृष्ठभूमि में हम शिक्षा के जाते हैं। पहले हमारे उत्तराखंड में और अन्य क्षेत्रों में भी जो स्कूल कॉलेज बहुत कम होते थे, नहीं के बराबर होते थे। हमारे पिताजी ने कक्षा 4 तक पढ़ा, कक्षा 5 क्यों नहीं पढ़ा? कक्षा 5 नहीं पढ़ने का कारण ये रहा कि जो गांव का विद्यालय था ईड़ा चौधार जो बाराखाम के पास पड़ता है, जाली बाराखाम के पास, तो वो कक्षा 4 तक ही था। कक्षा 5 पढ़ने के लिए दौलापाली जाना पड़ता था, पाली में था कक्षा 5 का। तो कक्षा 5 पढ़ने के लिए वही पढ़ सकता था जो कमरा लेकर के वहाँ रह सके साल भर, पाली में रह सके। तो हमारे पिताजी लोग इतने सक्षम नहीं थे तो वो नहीं गए, कक्षा 4 तक ही पढ़ा, 5वीं कक्षा नहीं पढ़ी, यही चीज़ थी। फिर धीरे धीरे जो है शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी जनता में कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जनता ने अपने विद्यालय खोले, हमारे पूर्वजों ने अपने विद्यालय खोले, बड़ी मेहनत की। जैसे उन्होंने खेत बनाए, खलिहान बनाए, अपनी मेहनत से वे लोग बड़े पुरुषार्थी थे और उन्हें अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही संसाधनों से स्कूल कॉलेज खड़े कर दिए। जिन विद्यालयों को आज हम अर्धशासकीय विद्यालय कहते हैं वो कभी पूर्णतया अशासकीय थे, ऐसा कह सकते हैं, जनता के द्वारा ही संचालित थे। उनके भवन, उनके अंदर जो हॉल बने, कमरे बने, 2 मंजिला भवन बने, मैदान बने, वो सब जनता की मेहनत से ही बने। विद्यार्थियों का भी उसमें श्रमदान रहता था। यहाँ तक कि श्रमदान भी वही लोग करते थे। और पैसा वगैरह जो है, अब उसमें तो तनख्वाह भी नहीं होती थी लोगों की, वेतन भी कम ही मिलता था। तो थोड़ा पैसा जमा करके, चंदा करके, इकट्ठा करके और शिक्षा समिति बना करके इस तरीके से इंटर कॉलेज खड़े कर दिए गए। रानीखेत में ऐसे इंटर कॉलेज मिल जाएंगे, अल्मोड़ा इंटर कॉलेज है, रानीखेत में नेशनल इंटर कॉलेज है और स्कूल हैं, इस प्रकार के स्कूल हर जगह मिल जाएंगे। जाली इंटर कॉलेज भी पहले इसी में आता था, अशासकीय में ही आता था, बाद में वो शासकीय हो गया। बहुत सारे स्कूल बाद में सरकारी हो गए, वो बात की बात है। तो पहले स्कूलों की स्थिति ये थी कि प्राइमरी पढ़ने के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। बाद फिर धीरे धीरे प्रगति हुई तो जनता ने खुद के विद्यालय, उन्होंने कहा कि सरकार तो खोल नहीं पा रही, तो इसलिए जो है जनता ने खुद के विद्यालय खोल दिए। ये शिक्षा के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता का परिणाम था, क्योंकि जनता इस बात को समझ रही थी, हमारे पूर्वज इस बात को समझ पा रहे थे कि हमारे क्षेत्र की प्रगति, पहाड़ों की प्रगति तब तक नहीं हो पाएगी जब तक यहाँ के नागरिकों को अच्छी शिक्षा न दे पाए। शिक्षक भी खुद ही रखते थे, उसका वेतन की व्यवस्था भी खुद ही करते थे, संपूर्ण व्यवस्थाएं सारी की सारी होती थी। स्कूल तक सड़क, रास्ता बनाना, चीज़ बनाना, वो सारे के सारे कार्य जनता खुद ही कर लिया करती थी। और बड़े अच्छे स्कूल चलते थे, बड़े समर्पित लोग थे। उन वहाँ के उस समय के शिक्षक भी जो थे उन विद्यालयों के, वो समर्पित थे, डिवोटेड लोग थे, क्योंकि उनके अंदर एक पीड़ा थी इस बात की कि हमारे यहाँ का जो लोग हैं शिक्षित हों, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। फिर आगे जब क्रम चला, जब अब पलायन की प्रक्रिया जब शुरू हो गई विभिन्न कारणों से, पानी के कारण, अन्य कारणों से, तो उस दौरान क्या हुआ, गांव-गांव में विद्यालय खोलने वाली बात आई, गांव-गांव में। और साथ में दूसरी प्रक्रिया ये चली कि जो विद्यालय पहले से कक्षा 8 तक है उनको हाई स्कूल किया जाए, हाई स्कूल वाले को इंटरमीडिएट किया जाए, उच्चीकरण वाली बात आई। इसकी डिमांड जो है गाँव के लोगों से भी आई। उसमें उतना पलायन नहीं हुआ था जब ये उच्चीकरण वाली बातें चल रही थी और साथ में गांव-गांव विद्यालय खोलने वाली बात आ रही थी। लेकिन अचानक जो है 5 साल 10 साल के अंदर जब पलायन काफ़ी मात्रा में बढ़ गया, तो फिर ये जो गांव-गांव में प्राइमरी विद्यालय खोले गए, शुरू से ही इन प्राइमरी विद्यालयों में एक तो शिक्षक बहुत कम थे,
1 या 2 भी शिक्षक होते थे मुश्किल से, कहीं होंगे तो 3 होंगे संख्या के हिसाब से, शिक्षक बहुत कम थे। जो जो हमारे समय के जो प्राइमरी विद्यालय थे, हमने ईड़ा चौधार में पढ़ा, वो दूर तो था, जंगल से होते हुए जाना पड़ता था, लेकिन वहाँ पर शिक्षक पूरे थे, स्टाफ पूरा था। फिर क्या हुआ, उस स्कूल के आसपास बहुत सारे स्कूल गांव-गांव में खुल गए, 3-4 विद्यालय खुल गए, लेकिन उनमें शिक्षक जो थे हमारे विद्यालय के बराबर नहीं थे। हमारे विद्यालय में तो 5-7 शिक्षक होते थे, हर कक्षा के अलग शिक्षक होते थे, प्रधानाचार्य होते थे, पूरा स्टाफ होता था, कंप्लीट स्टाफ के मामले में कोई कमी नहीं रहती। और बड़े अच्छे शिक्षक, अच्छे उच्च स्तर के शिक्षक होते थे, डिवोटेड होते थे, बहुत मेहनत करते भी थे, कराते भी थे। तो यही चीज़ है। उसके बाद जो उच्चीकरण वाली प्रक्रिया भी चली, और साथ में इसके पीछे इरादा तो ठीक था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दूर न जाना पड़े और गांव में ही शिक्षा प्राप्त हो जाए आगे। लेकिन ये इरादा फेल हो गया। फेल होने का कारण क्या रहा, वो उच्चीकरण वाले विद्यालय भी अब बंद होने लगे, उनमें से बहुत सारे इंटर कॉलेजेस भी बंद हो गए, अन्य भी बंद हो गए। अब देखिए हम बताते हैं पलायन। अब जो है स्कूलों के बंद होने का कारण जो रहा, पहला कारण तो स्कूलों के बंद होने का, जो प्राइमरी स्कूल खोले गए वो भी बंद हो रहे हैं गांव-गांव में। फिर वो पुरानी स्थिति आ रही है, फिर वो दूर के विद्यालयों में लोगों को जाना पड़ा। उसका कारण क्या रहा, पहला कारण तो पलायन जो इतना ज़्यादा बढ़ गया, पलायन गाँव से, पहाड़ी गाँव से, तो उसके कारण जो है छात्रों की संख्या बिल्कुल डाउन हो गई। हम अभी विद्यालय में जाते थे, 400 से अधिक विद्यालयों में मैं स्वयं जा चुका हूँ, नशा मुक्ति के कार्यक्रमों के लिए, अन्य कार्यक्रमों के लिए, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कैसे की जाए, भटकाव से कैसे बचा जाए, मन को एकाग्र कैसे किया जाए, विभिन्न विषयों पर बातें होती हैं विभिन्न विद्यालयों में। पूरा कुमाऊं क्षेत्र के और इधर अन्य बाहर के क्षेत्र में भी जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ विद्यालय में जाकर के बातचीत बच्चों से होती है। क्योंकि अगर देश का नवनिर्माण करना है, आने वाले 20 साल बाद जो है यही छात्र छात्राएँ जो हैं देश की पूरी व्यवस्था को संभालने वाले हैं। जो अभी चला रहे हैं वो तो सब रिटायर्ड हो जाएंगे, है ना, कुछ लोग गुजर जाएंगे, कुछ लोग रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से नई व्यवस्था नए बच्चों के माध्यम से होगी। नए भारत का निर्माण, नए विश्व का निर्माण इन विद्यार्थियों के द्वारा ही होना है, तो उन पर फोकस किया जाना आवश्यक है। और उनके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो शिक्षा होती है। तो अभी हम एक विद्यालय में गए तो वो हाई स्कूल था, अल्मोड़ा ज़िले का ही विद्यालय है। कक्षा 6 से 10 तक कक्षाएँ हैं, और बच्चे कितने हैं, 33 बच्चे, 33। कक्षा 6 से लेकर 10 तक 6, 7, 8, 9, 10, 5 कक्षाएँ हैं, और 5 कक्षाओं में टोटल मिलाकर के बच्चे कितने हैं, 33। तो स्कूल बंद नहीं होंगे तो क्या नहीं होगा, ये बच्चे इतने कम कैसे हो गए? इसका कारण है पलायन। तो स्कूल की बिल्डिंग बेकार हो जाएगी, सब कुछ बेकार हो जाएगा, वो स्कूल खोलना का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि भवन भी अच्छे बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ, 2 मंजिले पूरा, है ना, वो सीमेंट के छत वाले, लेंटर वाले छत होते हैं, वो वाले छत वाले बिल्डिंग्स बन गई हैं स्कूलों में। लेकिन केवल बिल्डिंग बना करके क्या होगा वहाँ? पहला कारण यह है पलायन के कारण जो छात्रों की संख्या कम होगी। दूसरा कारण जो है, विद्यालयों की संख्या तो बढ़ गई, किंतु विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या, स्टाफ की संख्या बहुत कम हो गई, नहीं के बराबर होगी कहने से। अब एक शिक्षक क्या कक्षा 5 प्राइमरी में है, तो एक शिक्षक कितनी कक्षाओं को पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे? अनुशासित भी करना है उन बच्चों को, और वो भी करना है, पढ़ाना भी है। तो और दूसरा रहा जो इंटर कॉलेज आ रही हैं, उनमें फुल फ्लैज्ड प्रधानाचार्य भी नहीं है, और शिक्षकों की भी भारी कमी है, क्योंकि कॉलेजों की संख्या तो बढ़ गई, उच्चीकरण तो बहुत सारे विद्यालयों का हो गया, लेकिन वहाँ के लिए प्रधानाचार्य हमारे पास नहीं है। प्रभारी प्रधानाचार्य, किसी सीनियर शिक्षक को प्रधानाचार्य बना करके वैसे काम चलाना पड़ रहा है। तो फुल फ्लैज्ड प्रधानाचार्य नहीं होना, शिक्षकों की भारी कमी होना, और छात्र संख्या कम होना, साथ में और भी कारण है। और क्या कारण है? शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता जनता के बीच में, ये भी जो है
कमी उसका कारण है स्कूलों के बंद होने का। जो अभिभावक नौकरी वाले हैं, अन्य लोग हैं, शहरों में रहते हैं, उन्होंने देखा कि उनके पास पैसा तो था ही, रोज़गार था उनके पास, तो उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को अपने साथ ले गए, क्योंकि वो शिक्षा के प्रति जागरूक थे। वो चाहते थे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो इससे जो है छात्रों की संख्या कम होगी, पलायन की मात्रा बढ़ गई, कि बच्चों के भी पलायन की मात्रा बढ़ गई। पहले उनके बच्चे गांव में ही रहते थे, अपनी नौकरी करते थे, लेकिन अब वो अपने बच्चों को भी साथ में ले गए, क्योंकि शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण। ये शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अब विद्यालय तो बंद हो रहे हैं, अन्य समस्याएं आ रही हैं। और अगला कारण जो रहा विद्यालयों के बंद होने के कारण, वो रहा संसाधनों की कमी। एक मॉडर्न विद्यालय, एक आधुनिक विद्यालय, एक उच्च स्तरीय विद्यालय के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो उन संसाधनों की भारी कमी होगी। ये संसाधन वाला मैटर अभी आगे आएगा, जब समाधान वाला पक्ष आएगा तो उसमें संसाधन वाला पक्ष भी आ जाएगा। तो वो संसाधनों की भारी कमी नहीं, ना कंप्यूटर फैसिलिटीज़ है, ना दूसरा है भी तो 1-2 कंप्यूटर रख करके क्या कर लेंगे, इतने विद्यार्थी हैं, सबको कंप्यूटर, केवल खाना पूरी थोड़ी करनी कि भाई हाँ कंप्यूटर लैब भी है, नहीं, कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर लैब भी चाहिए, शिक्षक भी चाहिए कंप्यूटर उच्च स्तरीय, अच्छा आधुनिक शिक्षा हो तो उस स्तर का चाहिए। और अगला कारण जो रहा विद्यालयों के बंद होने का, तो उसका कारण रहा वो एक स्तर में जनता की सोच रही कि जो है ये सरकारी विद्यालय तो फेल हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, तो ऐसा किया जाए कि पब्लिक स्कूल खोले जाएं। पहले भी पब्लिक स्कूल खोले थे जो अर्थशास्त्री स्कूल आजकल कहलाते हैं। अब ये जो मॉडर्न युग के, आज के युग के जो पब्लिक स्कूल खुले हैं, तो वो खुलने शुरू हुए। उन्होंने ये पब्लिक स्कूल इस आधार पर खोले कि सरकारी स्कूलों में जो कमियां हैं उनको पब्लिक स्कूलों में पूरा किया जाए। इस उद्देश्य से खोल दिए गए। जो समर्थ लोग थे उन्होंने पब्लिक स्कूल खोल दिए जगह जगह। अब पहले जनता का स्कूल कहते थे, अब पब्लिक स्कूल कहते हैं अंग्रेजी में। तो इन पब्लिक स्कूलों की क्या खासियत रही, देखिए पब्लिक स्कूलों ने जब खुले तो उन्होंने इस बात को नोट किया है कि आगे इंटरमीडिएट के बाद जो बीएससी करनी होती है या बीटेक एमबीए आदि जो एजुकेशन लेनी होती है साइंस और टेक्नोलॉजी की खासकर, तो वो अंग्रेजी मीडियम में होती है। अंग्रेजी में अच्छे पुस्तकें भी होती हैं, पाठ्य पुस्तकें भी होती हैं अंग्रेजी के लेखकों के द्वारा लिखी हुई। तो वो जो है इसलिए उन्होंने एक तो ये कहा कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। पब्लिक स्कूलों की जो एक पहला जो सशक्त पॉइंट रहा, जिसके कारण जो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे कम होने लगे, वो पलायन के कारण तो वही, साथ में जो सरकारी स्कूल को छोड़ करके जो थोड़ा बहुत समर्थ थे फीस देने में उसमें, तो वो सरकारी स्कूल से पब्लिक स्कूल में चले गए। तो ये कारण रहा। और तो अंग्रेजी वाला जो फैक्टर रहा कि सभी एक हिंदी को छोड़ करके, संस्कृत को छोड़ करके बाकी विषय जो है अंग्रेजी में पढ़ाने हैं। और आगे जाकर के ये अंग्रेजी जो है उनके काम, फिर वो कंपटीशन जब देते हैं बच्चे बीटेक के लिए और एमबीबीएस के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, तो ये इंग्लिश मीडियम उनके काफ़ी काम आता है, ये सोच उसमें रही। दूसरा जो ड्रेस कोड वाला फैक्टर रहा उसको आकर्षक बनाया गया। ड्रेस कोड वाला फैक्टर अब स्पष्ट रूप से फ़र्क नज़र आने लगा। तो वो सरकारी स्कूल का बच्चा तो वही नीली पैंट पहनने में रहा, आसमानी कुर्ता पहनने में रहा, कमीज शर्ट, और यहाँ जो पब्लिक स्कूल के बच्चों की ड्रेस जो है वो तो पूरा टिप टॉप बन करके जा रहा है। ये भी है ना, ये इसका ड्रेस कोड का असर तो आज बच्चे के आत्मविश्वास पर पड़ जाता है, उसके विश्वास वाला जो फैक्टर होता है उसके अंदर, उस पर पड़ जाता है। तो ड्रेस कोड वाला है। और तीसरा फैक्टर रहा पब्लिक स्कूलों का जो मजबूत पॉइंट रहा, उन्होंने पूरे शिक्षक रखे, हर विषय के शिक्षक रखे, वहाँ शिक्षकों की कमी नहीं रही। शिक्षकों का स्तर जो भी हो, जैसा भी हो, आज की डेट में तो पब्लिक स्कूलों में बीएड वाले, टीईटी वाले शिक्षक ही होते हैं, जो सरकार ने जो नियम बनाया उसके अनुसार। और भले उनको सरकारी नौकरी न मिली हो, लेकिन उन्हें वो क्वालिफाइड होते हैं, बीएड टीईटी वगैरह किए हुए शिक्षक होते हैं। तो पूरे शिक्षक और प्रधानाचार्य, एक जो सबसे बड़ा मजबूत फैक्टर और रहा पब्लिक स्कूल का, वो रहा उनका प्रबंधन जो है बड़ा मजबूत रहा। प्रधानाचार्य और प्रबंधन वाला जो फैक्टर रहता है, ये सरकारी स्कूल में कमज़ोर पड़ गया।
क्योंकि वहाँ तो हमारे पास प्रधानाचार्य है ही नहीं, फुल फ्लैट प्रधानाचार्य तो हमारे पास विद्यालयों में है ही नहीं। हम तो प्रभारी प्रधानाचार्य से काम चला रहे हैं। और जबकि पूरा एक डिसिप्लिन पैदा करने के लिए विद्यालय में और अनुशासन पैदा करने के लिए, और विद्यालय के डिसिप्लिन के अभाव में तो बिखर जाएगा विद्यालय, बिखर जाएगा पूरी तरीके से। सब मन में अराजकता छा जाएगी, शिक्षक वर्ग में भी अराजकता छा जाएगी। और अधिकांश विद्यालय में जो सेल्फ डिसिप्लिन शिक्षक हैं उनकी बात नहीं हो रही है, उनकी बहुत कम संख्या है सेल्फ डिसिप्लिन। जो राजनीति में चले जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, अन्य चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले शिक्षक होते हैं, तो वो तो शिक्षण के कार्य में फिर उतना ध्यान नहीं दे पाते। तो एक प्रकार की अराजकता जैसी चलती है। वो पढ़ाएंगे या नेतागिरी जो करेंगे, दूसरे काम जो करेंगे, क्या करेंगे, पूरा आउटलुक ही चेंज हो जाता है। शिक्षण का तो आउटलुक ही नहीं रहता है। किसी ज़माने में शिक्षक को, आचार्य को तो राजा से भी बड़ा माना जाता था। चाणक्य जैसे गुरु हुआ करते थे, विश्वामित्र, वशिष्ठ, और ये वशिष्ठ जैसे गुरु होते थे, संदीपनी, ऋषि संदीपनी जैसे, द्रोणाचार्य जैसे गुरु, बहुत ही उच्च कोटि के गुरु होते थे, बड़े तपस्वी और बड़े महान, और अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में पूरी तरह एकाग्र और बिल्कुल नहीं भटकने वाले ऐसे शिक्षक होते थे। तो जो मजबूत प्रबंधन और फुल फ्लैश्ड प्रधानाचार्य का होना, ये एक फैक्टर रहा। और जो बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा इसके अलावा पब्लिक स्कूलों के सफल होने का पहले के दौर में, वो रहा कि वो बच्चों को कलेक्ट करते हैं जगह से। सड़कें तो सरकार बना रही है, लेकिन सड़कों का फ़ायदा पब्लिक स्कूल उठाते हैं, ये कहना चाहिए। कैसे उठाते हैं? वो उनके पास बसें होती हैं, वैन होती हैं, उनके माध्यम से वो दूर दूर से लाते हैं। रानीखेत के स्कूलों में विद्यार्थी जो हैं खैरना गर्म पानी से आते हैं, ये हमने नोट किया। एक बार हम ऐसे ही जा रहे थे खैरना के इलाके में, खैरना से जो रानीखेत को रोड जाती है, वहाँ कुछ कार्यक्रम था किसी गांव में। तो उधर से हमने देखा कि रानीखेत के जो पब्लिक स्कूल की गाड़ी जो है वो खैरना गर्म पानी की ओर बच्चों को ले जा रही है। छुट्टी का टाइम था, ये स्थिति है। तो वो इतनी दूर दूर से विद्यार्थियों को ला करके, वहाँ जो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, तो उसका कारण है बसों का होना। सड़कें सरकार ने बनाई हैं, लेकिन फ़ायदा मिल रहा है पब्लिक स्कूलों को। ठीक भी है, जो फ़ायदा उठा सकता है तो उठाए, और उठाना भी चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूल इस फैक्टर का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो ये अनेक कारण हैं। पलायन के कारण से छात्र संख्या कम होना, विद्यालयों की संख्या तो बढ़ जाना, लेकिन शिक्षकों की कमी हो जाना, फुल फ्लैश्ड प्रधानाचार्य का न होना, मॉडर्न संसाधनों की विद्यालय में कमी होना, और क्या कहते हैं, अंग्रेजी माध्यम, ड्रेस कोड, और पूरा मजबूत प्रबंधन वाली फैक्टर है, या बस की सुविधा वाली बातें हैं। शिक्षा के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता, ये सारे कारण हैं जिसके कारण से सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। और वो बिल्डिंगें जो हैं पूरा खंडहर बन रही हैं एक तरीके से। उनका रख रखाव भी कौन करेगा बिल्डिंग्स का, भवनों का? जब तक वहाँ टीचर्स थे, प्रधानाचार्य थे, वो लोग बीच बीच में रख रखाव करते रहते थे। तो वो जो पैसा लगा निर्माण कार्य में, इसमें तो कमीशन खोरी भी बहुत होती है निर्माण कार्य में। तो ऐसा लगता है निर्माण कार्य तो लोगों को पसंद होते हैं, लेकिन क्योंकि उसको कमीशन मिल जाता है, अन्य चीज़ें मिल जाता है, लेकिन शिक्षक रखने में तो कमीशन मिलना नहीं है। अन्य संसाधन जो विद्यालयों के लिए, जो अन्य चीज़ें, अन्य व्यवस्थाएं जो करनी है, तो उसमें तो ऐसा होना नहीं है। बस सुविधा बनानी है। तो आगे जाकर के क्या हुआ, जब सरकारी स्कूलों में गिरावट आने लगी, छात्र संख्या कम होने लगी, स्कूल बंद होने लगे, और इसमें क्या हुआ, प्रतिभावान बच्चे भी ठीक शिक्षा नहीं ले पा रहे थे। जो अच्छे बच्चे थे, मेहनती बच्चे थे, गाँव के, पहाड़ी गाँव के। तो उसके लिए कुछ एक नई व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी की गई, जो जवाहर नवोदय विद्यालय वाली बात आती है, जिसमें प्रतिभावान बच्चा जो है आपका कंपटीशन दे करके निकलता है। तो वो जा करके गांव के बच्चों को अधिकतर उसमें लिया जाता है। तो वो उसमें नवोदय विद्यालय में अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत, हम नवोदय विद्यालय में भी गए हैं वहाँ पर, और वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा है। तो वो जो केंद्रीय स्तर के जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और राज्य स्तर के
जो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय हैं, तो वो ये फैक्टर। लेकिन क्या हुआ कि अब जनता तो बहुत है, 145 करोड़ लोगों की, 7 लाख गाँव हैं, तो नवोदय विद्यालयों में भी कितने बच्चे जा पाएंगे? इक्का दुक्का। एक गांव से एक बच्चा भी नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से। 10-20 गांव से एक बच्चा कोई निकल जाता हो तो निकल जाता, बाकी बच्चों का क्या होगा? तो ये प्रयास तो अच्छा था, किंतु पर्याप्त नहीं था, पर्याप्त नहीं, नॉट एनफ। भारत जैसे देश के लिए अगर भारत को आगे बढ़ाना हो, गांव की जनता को आगे बढ़ाना हो, तो नवोदय विद्यालय पर्याप्त नहीं है। हाँ, अच्छी बात है, वहाँ 400-500 बच्चे पढ़ते हैं, 600-700 बच्चे, उतने बच्चों का तो उद्धार हो रहा कम से कम, कहना चाहिए। और लेकिन उत्तराखंड जैसे प्रदेश में, पहाड़ी इलाकों में 600-700 बच्चे ही नहीं हैं। एक ज़िले में एक नवोदय विद्यालय होता है मुश्किल से। दूसरा जवाहर नवोदय विद्यालय होगा तो वो होगा ना, राजीव गांधी विद्यालय। जवाहर नवोदय विद्यालय तो एक ही होता है लगभग एक ज़िले में। जैसे यहाँ ताड़ी खेत, अल्मोड़ा ज़िले का ताड़ी खेत में है, और नैनीताल ज़िले का सुयालबाड़ी में है। तो एक विद्यालय से कैसे काम बनेगा? एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाती है। आइए, ये हमने समस्या पर चर्चा की, और अब समाधान के लिए जो है हम एक छोटा वीडियो इसी से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड दूसरा बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। समाधान वाले पक्ष में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा इतना बड़ा है कि शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं। शिक्षा के बिना तो आदमी को आप सभ्य भी नहीं बना सकते। नहीं, संस्कार की बात बाद में आती है। संस्कार का भी पहला कदम शिक्षा ही है। शिक्षित व्यक्ति को संस्कारित करने में आसानी रहेगी अगर ठीक से वो शिक्षा प्राप्त करे, उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करे, और उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया जा सके, स्वतंत्र बुद्धि उसके अंदर पैदा की जा सके, तो उसको संस्कारित करना आसान होगा। वो चीज़ों के तर्क को समझ पाएगा, अंधविश्वासों से ऊपर उठ पाएगा। तो पहला कदम संस्कारवान पीढ़ी बनानी है। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी अभियान चलता है, जैसे शांतिकुंज हरिद्वार से, अखिल विश्व गायत्री परिवार से, उसका पूरा डिपार्टमेंट भी है शांतिकुंज के अंदर। तो वो अभियान भी उच्च स्तरीय शिक्षा पर ही डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। शिक्षा के साथ विद्या वाली बात जो आती है, शिक्षा के बिना विद्या नहीं, शिक्षा और विद्या दोनों चाहिए, शिक्षा और संस्कार दोनों चाहिए। इस फैक्टर के साथ आइए, इतनी सी बात के साथ अभी हमने समस्याओं पर चर्चा की है। समाधान पर अगले एक छोटा वीडियो होगा, इस वीडियो की तुलना में छोटा वीडियो होगा, तो उस पर हम आइए चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। और आप ये विचार, अगर आपको इनमें कुछ अच्छी विचार ना लगे तो इसको अवश्य आगे बढ़ाइएगा इस वीडियो को, ताकि लोग, अधिक से अधिक लोग इनकी गहराई में जा सकें कि शिक्षा के महत्व और ये कैसे इसका अपलिफ्टमेंट हो सके, ये समस्या का समाधान कैसे हो सके। इसके बिना, इन चीज़ों पर कार्य के बिना पहाड़ों से पलायन को रोकना बिल्कुल असंभव जैसा ही होगा। ये ज़मीनी हकीकत है। इस हकीकत से हमें मुकाबला करना ही पड़ेगा, सामना करना ही पड़ेगा। दो ही चीज़ें होती हैं कहते हैं, एक फियर कॉम्प्लेक्स होता है, एक डिजायर कॉम्प्लेक्स होता है। फाइट एंड फ्लाइट वाली बात जो होती है, या तो सामना करो समस्या का, या फिर समस्या से दूर भाग जाओ। समस्या से दूर भागेंगे तो ये पहाड़ पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, हो ही रहे हैं, और अधिक हो जाएंगे, पूरा खंडहर हो जाएंगे, पूरा उजाड़ हो जाएंगे। और उसका फ़ायदा उठाएंगे वो लोग जो भूमाफिया हैं, दूसरे लोग हैं, तीसरे लोग हैं, जो आकर के जाएंगे यहाँ, बाहर से आकर के ज़मीन खरीदेंगे, दूसरी चीज़ें होंगी, तीसरी चीज़ें होंगी, वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। आप सबको धन्यवाद। इसलिए इन विचारों को आगे अवश्य ही बढ़ाएगा। बड़ी मेहनत के साथ ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। देखिए, ये मैं यूँ ही नहीं बोल रहा हूँ, हवा में बातें नहीं बोल रहा हूँ, पूरे पॉइंट्स बना करके लिखा हुआ है, उसके बाद जा करके, ताकि किसी का भी समय बिगड़े नहीं, मेरा भी ख़राब ना हो, किसी का भी ख़राब ना हो, और आवश्यक विचारों को ही जनता जनार्दन तक और अधिक से अधिक जनता तक पहुँचाया जाए। जब विचार पहुँचते हैं तब जाकर के उन विचारों के आधार पर कोई लेनिन खड़ा होता है। अगर कार्ल मार्क्स ना होता तो लेनिन भी ना होता, लेकिन अगर कार्ल मार्क्स होता है तो कार्ल मार्क्स जैसी विचारधारा होती है, तो वो विचार अपने लिए लेनिन ढूंढ ही लेते हैं, कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेते हैं। आज ये विचार फैलेंगे तो ये जो इन पर कार्य कर सकते हैं, इन विचारों पर, वो कहीं ना कहीं अपने आप ही पैदा हो जाएंगे ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत। और इस तरीके से हम सबको मिलजुल करके इन प्रयासों को आगे बढ़ाना है। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।